अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। एक ऑर्गेनेलीज है। राइबोसोम्स को अगर देखा जाए तो राइबोसोम को हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इसको कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी इसको कहते हैं। अब इसमें राइबोस शुगर मौजूद है और ये इसकी सिंथेसिस न्यूक्लियस में होती है और इसका जो कम्बिनेशन है, ये जो बनता है, ये आरएनए और प्रोटीन से ही बनता है। इसी वजह से इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी डिस्कवरी के बारे में ये है कि रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसको फर्स्ट टाइम एब्जॉर्व किया था। एक प्लांट है जिसको कहा जाता है विसिया पावा, जिसको प्रेशडीन भी कहा जाता है। अब इन दोनों ने इसी को डिस्कवर किया था विसिया पावा ने। जो टर्म राइबोसोम है वो दिया था पेलेड ने, इसको दिया था नाम। और इसका फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था क्लॉड ने फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से फर्स्ट टाइम आइसोलेशन जो हुई थी वो क्लॉड ने किया था और इसके लिए उसने एक टेक्निक में किया था और उसी टेक्निक्स को क्या कहते हैं, सेल फ्रैक्शनेशन। इसी टेक्नीशियन में उसने इसको क्या किया था, आइसोलेट किया था। फिर अगर इसकी साइज की तरफ आ जाए तो साइज इसका 150 से लेकर 2 एंगस्ट्रॉम तक इसका साइज है। साइटोप्लाज्म इसकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो लोकेशन के लिहाज से ये साइटोप्लाज्म में भी मौजूद है, जिसको हम फ्री फॉर्म कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम कहा जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच है, ये क्लोरोप्लास्ट में भी अटैच है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होने की वजह से ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज या सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज भी कहा जाता है ड्यू टू दिस राइबोसोम्स। फिर इसकी अगर सिंथेसिस की बात की जाए कि ये कहाँ से पैदा होता है तो ये न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में एक डार्क डेंस बॉडी है और उसी डार्क डेंस बॉडी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है, वो वहाँ से बनता है। फिर इसकी सेल के लिहाज से हमारे पास ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद है और यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये इसका जो 2 सब यूनिट है उनका जो साइज है वो हमारे पास क्या आता है, 70s आता है। 70s का मतलब ये है स्वेडबर्ग से लिया है। स्वेडबर्ग का मतलब, स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसने एक टेक्निक के ज़रिए से, सेडिमेंटेशन टेक्निक्स के ज़रिए से उसको उसकी यूनिट को नाम दिया था। उसने ये किया हुआ था कि उसने एक बीकर लिया था इसी तरीके से और उस पर मुख्तलिफ किस्म की कैलोरीज थी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, फिर 70, इस तरह से। और उसमें एक सोल्यूशन डाला था। सोल्यूशन डालने के बाद, लेकिन ये एक ऐसा सोल्यूशन था जो इस राइबोसोम्स के लिए सूटेबल था, मतलब ये राइबोसोम इसमें ख़राब नहीं हो सकता। तो उसने जैसे ही इनको डाल दिया, पहले बार लार्ज सब यूनिट को डाला, फिर स्मॉल सब यूनिट को डाल दिया। जैसे ही उसने लार्ज सब यूनिट को और स्मॉल सब यूनिट को डाल दिया तो ये स्मॉल सब यूनिट आके यहाँ पर क्या हो गया, ठहर गया। ठहर जाने के बाद ये अब ना ऊपर जा रहा है या ना नीचे जा रहा है। तो इसी वजह से उसने ये कहा कि इसका जो स्मॉल सब यूनिट है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 30s। फिर उसी सेडिमेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए से स्वेडबर्ग ने ये किया कि जो लार्ज सब यूनिट था वो डाल दिया। लार्ज सब यूनिट डालने के बाद वो भी यहाँ पर 50s पे आके रुक गया। तो इसी वजह से उसने इसके लिए 30 और 50 सब यूनिट जो है वो दे दिए। फिर उसने एक काम ये भी कर लिया कि दोनों को कंबाइन कर लिया, जिस तरह से आप लोगों को ये फिगर में दिखाया गया है। एक है लार्ज सब यूनिट और ये ऊपर वाला क्या है, स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब
यूनिट। लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद ये राइबोसोम यहाँ पर क्या हो गए, एक दूसरे के बिल्कुल ही ऊपर आ गए और ये 70s पे आके रुक गए। मतलब ये कि ये ना ऊपर जा रहे हैं और ना नीचे। तो इसी वजह से उन्होंने इसके लिए कह दिया कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, इसका जो यूनिट है वो क्या है, 20 स्वेटबर्ग है। इसका मतलब क्या है, स्वेटबर्ग या सेडिमेंटेशन रेट इसका ये है। तो इसी तरीके से अगर हम राइबोसोम के साथ एस का इजाफा कर लेते हैं तो ये इसी वजह से कर लेते हैं। फिर यूकेरियोटिक सेल में भी राइबोसोम्स मौजूद है। इसी लार्ज सब यूनिट भी है और स्मॉल सब यूनिट भी है। और यहाँ पर अच्छा एक चीज़ हमसे रह गई है कि 50 और 30 को अगर हम ऐड कर लें तो इससे आता है 80s, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या है 70s आ जाता है। ये 10% कहाँ पर चला जाता है, ये 10% जो है वो बॉन्ड में चला जाता है। बॉन्ड बनाने के दौरान वो डिज़ोल्व हो जाता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसी वजह से ये 10% की कमी आएगी। ये चीज़ हम यहाँ पर भी फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिर्फ ये 10% की जो कमी आती है, ये एक्चुअल में ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल, ये इस तरह से मिलते हैं। मिलने के दौरान ये इसमें के साइज में कमी आती है ड्यू टू डिज़ोल्विंग। अच्छा, फिर यूकेरियोटिक सेल में भी इस तरह से 2 सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट इसका आता है 60s और स्मॉल सब यूनिट आता है इसका 40s। दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इससे आना चाहिए 100s, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर कितना है 80s है। ये 20% जो है ये डिज़ोल्व हो जाता है इन द बॉन्डिंग। कौन से बॉन्ड में कौन सी चीज़ें हैं जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट को कंबाइन करने में हेल्प कर लेता है, वो हम इंशाल्लाह इस फिगर में पढ़ेंगे। फिर अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो स्मॉल सब यूनिट और यूकेरियोटिक राइबोसोम्स की, तो ये 45% किस चीज़ से बना हुआ है, ये आरएनए से बना हुआ है, राइबोसोमल आरएनए से। और 50% किस चीज़ से बना हुआ है, प्रोटीन से ही बना हुआ है। और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल से, मतलब ये कि ये आरएनए और प्रोटीन से ही बना है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक का देख लें तो प्रोकैरियोटिक में 60 to 65% क्या है, राइबोसोमल आरएनए है और 30 to 35 या 40% इसमें प्रोटीन मौजूद है। कम्बिनेशन दोनों का क्या है, एक जैसा है और मुख्तलिफ है कि यहाँ पर आरएनए की मकदार ज़्यादा है, यहाँ पर आरएनए की मकदार कम है, यहाँ पर प्रोटीन की मकदार कम है, यहाँ पर क्या है ज़्यादा है। बस सिर्फ यही फ़र्क है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में और यूकेरियोटिक राइबोसोम में, बाकी सेम चीज़ें हैं। अब अगर इसके फिगर को देख ले तो ये हमारे पास इसका लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट है और ये क्या है, लार्ज सब यूनिट है। एक चीज़ तो कंफर्म कर लें कि ये राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है, अगर मैं फंक्शन के लिए लिख लूँ, राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या चीज़ करवाना, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना इसका मेन फंक्शन है। अब ये किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है, लेकिन उससे पहले हम उसका जनरल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ये जो मैंने ब्लू से ड्रा किया हुआ है, ये लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम का, और इसमें कुछ साइट्स मौजूद है, कुछ रीजन मौजूद हैं। ये जो आउट ग्रोथ आप लोग देख रहे हो, इसको कहते हैं क्लेफ्ट। फिर इसी क्लेफ्ट के बाद एक आप लोगों को यहाँ पर एक पाइप सा नज़र आएगा और इसी पाइप को क्या कहा जाता है, टनल कहा जाता है। फिर ये टनल के ऊपर साइट्स मौजूद होते हैं जहाँ पर मैसेंजर आरएनए को रीड आउट किया जाएगा, और उसी साइट्स में ई साइड है, पी साइड है और ए साइड है। ए साइड का मतलब है एक्सेप्टर साइड, पी साइड का मतलब है पेप्टाइडल साइड और ई का मतलब है क्या, एग्जैक्ट साइड। असल में ये प्रोटीन सिंथेसिस में ये स्टेप्स आप लोगों को करवाए जाएंगे
कि जब भी ट्रांसफर आरएनए आएगा तो ये पहले एस साइड पे अटैच होगा, फिर बी साइड पे आएगा और फिर कहाँ पर आ जाएगा, ई साइड पे, और एज ए रिजल्ट यहाँ पर इसी तरीके से एक एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो बनता जाएगा। तो ये साइट्स कहाँ पर मौजूद होंगे, लार्ज सब यूनिट पे ही मौजूद होंगे। फिर इसी तरीके से जो स्मॉल सब यूनिट का है, ये जो पूरा है इसको कहते हैं बॉडी। इसमें हेड मौजूद है और ये यहाँ पर एक डिप्रेशन मौजूद है और इसी डिप्रेशन को कहते हैं क्या चीज़, डेंट कहा जाता है। डेंट वैसे ये गहराई को कहा जाता है। फिर यहाँ पर अगर आप लोग देख लें, ये लार्ज सब यूनिट से एक इसी तरीके से एक आउटग्रोथ एराइज हुआ है, और ये देखें ये आउटग्रोथ जो है वो एराइज हुआ है, और इसी आउटग्रोथ को क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रोट्रूबरेंस कहा जाता है। और यही सेंट्रल प्रोट्रूबरेंस जो है ये क्या कर लेता है, स्मॉल सब यूनिट को खींच लेता है, और खींचने के दौरान यहाँ पर एक मूवमेंट होगी, ट्रांसलोकेशन। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल, तो ये मैसेंजर आरएनए अपनी जगह पर ही रहेंगे, लेकिन ये राइबोसोम जो है ये अपनी मूवमेंट करेंगे, और इस मूवमेंट को फिर क्या कहा जाता है, इस मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। एक चीज़ फिर मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा था कि ये राइबोसोम जो है एक दूसरे के साथ क्यों मिलते हैं। इसके मिलाने के लिए दो चीज़ों का होना जो है वो लाजमी है। एक है राइबोपोरेन प्रोटीन। अगर ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो यहाँ पर एक प्रोटीन चाहिए और उसको कहते हैं राइबोपोरेन प्रोटीन। दूसरा हमें क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयन। अगर मैग्नीशियम आयन की मकदार 0.01 मोलर कंसंट्रेशन हो तो ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिलेंगे। अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, ये क्या है, मैसेंजर आरएनए है, mRNA है, और यहाँ पर मैंने लार्ज सब यूनिट को कर लिया और फिर स्मॉल सब यूनिट को। अब फिर से स्मॉल सब यूनिट, फिर से लार्ज सब यूनिट, फिर से स्मॉल सब यूनिट और फिर से लार्ज सब यूनिट। अगर हम यहाँ पर मैग्नीशियम की अमाउंट को ज़्यादा कर लेते हैं तो मैग्नीशियम की अमाउंट ज़्यादा करने की वजह से यहाँ पर पहले एक अटैच होगा, फिर दो अटैच हो जाएंगे। जब दो राइबोसोम आपस में अटैच हो जाएंगे फिर इसको क्या कहेंगे, डाइमर। जब तीन राइबोसोम, चार राइबोसोम यहाँ पर अटैच हो जाएंगे तो फिर उसको क्या कहेंगे, पॉलीसोम्स। फिर उसको क्या कहेंगे, पॉलीसोम्स। और इसी तरीके से यहाँ पर एक चेन ऑफ राइबोसोम्स बन जाते हैं, और जहाँ पर चेन ऑफ राइबोसोम्स ज़्यादा होंगे उतनी ही प्रोटीन सिंथेसिस का जो अमल है वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो क्या चीज़ है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। अगर आप लोगों को अब भी कोई कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कर लेते हैं।